Hello everyone, welcome to IAS Creature, and this is the third part of PT 365 environment lectures, and the topic is zero liquid discharge. तो ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज जो है वो हमें पढ़ना है। इसमें बेसिकली हमें बस यही जानना है कि ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज एक्चुअली है क्या। ये वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट की एक प्रोसेस है और इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली हमें बस इतना ही जानना ज़रूरी है कि ये है क्या। और इसमें इस तरीके से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है कि ट्रीट करके जहाँ से वो वेस्ट वाटर निकला है वो वाटर वहीं यूज़ हो जाए दोबारा से, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो वहीं इसका जो है दोबारा से इसका यूज़ हो सके। बाकी अगर हम इसमें आगे देखें तो इसमें एक रिवर्स ऑस्मोसिस का भी यूज़ किया जाता है। क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस, उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ऑस्मोसिस एक्चुअली क्या होता है। तो ऑस्मोसिस जो है उसमें अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो अगर हमने एक बर्तन लिया और उसमें लिया हमने नॉर्मल पानी, और दूसरा बर्तन अगर लिया तो उसमें लिया हमने शहद। दोनों बर्तनों में साइड साइड से होल करके हमने दोनों को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद हमने ये देखा कि कौन सी चीज़ दूसरे की तरफ जा रही है। तो ऐसा करने पे हम पाएंगे कि पानी जो है वो शहद की तरफ फ्लो कर रहा है, ना कि शहद पानी की तरफ, है ना। तो इसको हम अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में या थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में समझें तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी अगर लिक्विड है तो वो ज़्यादा कम कंसंट्रेशन वाले चीज़ से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले चीज़ की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो फ्लो जो है किसी भी लिक्विड का वो कम कंसंट्रेशन वाले लिक्विड से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले लिक्विड की तरफ होता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस में हम उल्टा कर देते हैं। लेकिन अगर हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसमें ये कैसे काम करता है, तो अगर हम देखें तो इसमें एक अर्ध पारगम्य सेमी परमिएबल एक झिल्ली होती है, जिसको लगाने के बाद उस पर प्रेशर डाला जाता है, और प्रेशर डालने के बाद उससे पानी गुजारा जाता है। तो जब उससे पानी गुजारा जाता है तो उसमें उस पानी में जो कंटेमिनेंट्स होते हैं, जो प्रदूषक होते हैं, जो संदूषक होते हैं उस पानी के, वो उस झिल्ली में ही साइड साइड से चिपक जाते हैं और पानी जो है वो आराम से बहता हुआ निकल जाता है। इसी प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, और इसका उल्टा जो है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस है। हमें बस जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में इतना ही जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट अगर टॉपिक देखें तो वो है प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके जो रूल्स बार बार चेंज होते रहते हैं, अमेंड होते रहते हैं, हमें उन पे भी अपनी नज़र बना के रखनी होती है, क्योंकि यूपीएससी इनसे बहुत क्वेश्चन पूछता है। 2019 में रूल्स नॉर्म्स इनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर हम देखें तो इसमें 2016 का जो रूल है उसमें 2018 में अमेंड किया गया, और उसमें क्या अमेंडमेंट किए गए हैं कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला गया है। कि पहले क्या था कि जो प्रोड्यूसर्स थे उनको उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो वेस्ट जनरेटर्स थे उनके ऊपर थी, लेकिन जो वेस्ट प्रोड्यूसर हैं उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, जो कि 2018 में डाली गई एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड उसके बाद जो है क्या बोला गया कि जो वेस्ट है उसको प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसका निपटान करे। 2016 में एकल जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए 3 मॉडल दिए गए थे, और ये मॉडल क्या कहते हैं, इसमें ये मॉडल कहते हैं कि पहला मॉडल है प्लास्टिक क्रेडिट मॉडल। इसमें क्या है कि अगर कोई प्रोड्यूसर है तो उसको खुद जो है वो जो पैकेजिंग का मटेरियल है या जो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल उसने प्रोड्यूस करा है उसका निपटान उसी को करना ज़रूरी नहीं है। वो एक काम कर सकता है कि वो जितना उसने वेस्ट प्रोड्यूस करा है उसके बराबर दूसरा वेस्ट लेकर के आए और दूसरे वेस्ट का निपटारा कर दे, और इस तरह जहाँ से वो दूसरे तरह का वेस्ट लेकर के आएगा निपटारा करने के लिए, वो कोई मतलब कोई कंपनी होगी या कोई कहीं दूसरी जगह से लेकर के आएगा, तो वो और जो कंपनी उसका निपटारा कर रही है वो दोनों मिलकर के आपस में बातचीत कर लें, और आपस में जो भी उनका लेन देन हो वो प्लास्टिक क्रेडिट के थ्रू होगा। इसी को बोला गया प्लास्टिक क्रेडिट मॉडल। देन जो नेक्स्ट मॉडल है वो है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस मॉडल। मतलब इसमें बोला गया कि इसमें भी प्रोड्यूसर की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है निपटारे की। प्रोड्यूसर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन
हो जिसके पास वो वेस्ट ले जा करके बोले कि भाई आप जो है वो हमने जो वेस्ट प्रोड्यूस करा है उसका निपटारा आप कर दीजिए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, यहाँ तक कि कोई अर्बन लोकल बॉडी भी हो सकती है, वो इसमें अपने को इसके अंदर रजिस्टर करा सकते हैं। और इस तरीके से देश में प्लास्टिक जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको संचालित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एडवाइजरी कमेटी का गठन भी किया गया है। एक नेशनल पीआरओ एडवाइजरी कमेटी का गठन भी किया जाएगा, इसमें बोला गया था 2016 के रूल्स में। देन है एक शुल्क आधारित मॉडल। इसमें क्या बोला गया कि जो उत्पादक हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो अपना वेस्ट खुद निपटारा भले ही ना करें, मतलब क्या करें, वो कुछ भी करें, हमें मतलब नहीं है, बस इतना कर दें कि एक कॉर्पस फंड होगा, उस ईपीआर कॉर्पस फंड में कुछ निवेश कर दें, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें, मतलब जिसने कि उनके वेस्ट की क्षतिपूर्ति हो जाए। इसके लिए एक एस्क्रो अकाउंट खुलवाया जाएगा। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, मतलब जैसे मान लीजिए कि एक कोचिंग है और बच्चे पे कर रहे हैं कोचिंग में, तो क्या होगा कि पैसा जो है वो डायरेक्ट कोचिंग के पास ना पहुंच करके पैसा बीच में एक थर्ड पार्टी होगी उसके पास जाएगा और बाद में पैसा दूसरे के पास जाएगा, अगर कोचिंग ने एस्क्रो अकाउंट खोला हुआ है तो ये एस्क्रो अकाउंट होता है कि डायरेक्ट पैसे का लेन देन नहीं होता, एक थर्ड पार्टी होती है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है जो उसी पर्पस के लिए बनाया जाता है, उसके पास पहले पैसे जाते हैं, उसके बाद पैसे जो मेन पार्टी है उसके पास जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जो शुल्क आधारित मॉडल। अगर हम जो है टारगेटेड जो लक्षित संग्रह है उसको पूरा करने में अगर विफल हो जाते हैं तो इसमें जुर्माना भी लगेगा। और इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी अगेन सीपीसीबी है, सीपीसीबी ही इसकी निगरानी करेगी। अब जो है वो हमें 2016 के रूल्स बताए गए हैं जो 2018 में अमेंड हो गए। इसमें ये दिया गया है, हम ये देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जो प्लास्टिक कैरी बैग है उसकी जो न्यूनतम मोटाई है वो 50 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम मोटाई जो है वो 50 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, लागत में वृद्धि होगी और जो फ्री में ऐसे कैरी बैग्स दे दिए जाते हैं ना वो नहीं दिए जाएंगे, उसमें कमी आएगी। लोग अब घर से ही अपने बैग्स लेकर के जाएंगे, बोलेंगे भाई हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल हम भी देख रहे हैं कि लोग चार्ज करने लगे हैं कैरी बैग्स के लिए 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ और सो। तो लोग क्या होते हैं फिर अपने घर से ले जाने लग जाते हैं कि क्यों ही फालतू में बैग्स के लिए पैसा खर्चा करना जब हमारे घर में है। तो इसीलिए ये कम होता है कि हम प्लास्टिक बैग्स ना रखें, क्योंकि उसके अलग चार्जेस हो जाते हैं, फिर प्लास्टिक बैग्स रखने पे भी अलग जुर्माने लगते हैं, है ना। तो नेक्स्ट जो है वो ये है कि इन्होंने स्थानीय निकायों के भी दायित्व तय करे हैं। क्या बोला गया है कि अब ग्रामीण क्षेत्र जो हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब प्लास्टिक के प्रयोग में बहुत वृद्धि होने लगी है, क्योंकि पहले क्या होता था रूरल एरियाज़ में मार्केट वगैरह नहीं होते थे, अब रूरल एरियाज़ में भी मार्केट होने लग गए। तो वहाँ मार्केट होने की वजह से या लोग बाहर के मार्केट से चीज़ें लेकर के जा रहे हैं और प्लास्टिक बैग्स में लेकर के जा रहे हैं, तो वहाँ भी प्लास्टिक की मात्रा बहुत बढ़ने लगी है। इसीलिए अब जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और जो दायित्व है, ठीक है, इसका क्रियान्वयन कौन करेगा, क्रियान्वयन करेगा ग्राम सभा। याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स का जो क्रियान्वयन है वो कौन करेगा, ग्राम सभा करेगी। फिर है विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। इसमें क्या बोला गया है, इसमें वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई कि जो ब्रांड ओनर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वेस्ट को इकट्ठा करें और उसका निपटारा करें। दूसरी बात यह है कि जो वेंडर्स होते हैं, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हो या कोई भी वेंडर, तो वो जिन्होंने क्या किया है, ऐसे वेंडर्स जिन्हें उत्पादकों ने रॉ मटेरियल दिया है वो क्या होंगे, उनके मतलब उनका विवरण रखना ज़रूरी है। फिर उनके उत्पादों के विनिर्माण पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा उन्होंने किया है। फिर क्या बोला गया है, स्ट्रीट वेंडर्स और खुदरा विक्रेताओं की क्या जिम्मेदारी है कि कैरी बैग की बिक्री नहीं की जाएगी, जो प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं उनकी बिक्री नहीं की जाएगी, अन्यथा उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर उन्हें ऐसा करना है, प्लास्टिक कैरी बैग्स अगर उन्हें सेल करना है, विक्रय करना है, तो उन्हें क्या करना होगा, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं या फिर पंचायत है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्राम सभा है, तो उनको क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी होगी, एक पंजीकरण शुल्क देना होगा। और वहाँ पर क्या करेंगे, वो पंजीकरण शुल्क देने के बाद प्लास्टिक कैरी बैग की बिक्री शुरू कर सकते हैं।
नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि प्लास्टिक जो है उसका अगर हमें निपटारा सही तरीके से करना है तो एक तो हम एनर्जी बना सकते हैं, ऊर्जा निर्माण कर सकते हैं प्लास्टिक से, दूसरा हम सड़क निर्माण कर सकते हैं। तीसरी क्या बात की जा रही है कि उत्पादक हैं या आयातक हैं, कोई भी हैं, इनके पंजीकरण के लिए एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम उसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट बात जो है वो बताया जा रहा है कि मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक उसको फेज्ड मैनर में चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। और ये जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक होते हैं वो बहुत ही मतलब रिसाइकल नहीं हो पाते, इसलिए उनको ख़त्म ही कर दिया जाना चाहिए, मतलब उनका यूज़ ही नहीं होना चाहिए। ओके देन फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बायोमेडिकल वेस्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।